बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग। लिखा हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। डिस्टेंस ऑलरेडी कितना गिवन है, 7 यूनिट गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। और इस वेक्टर के कौन सा वेक्टर है यहाँ पे गिवन है, वेक्टर गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड 3i प्लस 5j माइनस 6k। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 7 यूनिट। और इस प्लेन के क्या है वो, इस प्लेन के वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब समझे, इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इधर देखो बेटा, ये प्लेन है और यहाँ से ये नॉर्मल है और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 7। और एक दूसरा वेक्टर जा रहा है जो कि इस प्लेन के एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री है। और इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, 3i प्लस 5j माइनस 6k। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो, ये जो हमें क्या करना होता है जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन होती है, सुनना ध्यान से, जब भी प्लेन की इक्वेशन गिवन होती है तो उस प्लेन में जो इक्वेशन होती है, जैसे कि ये है LX My NZ इक्वल टू D। अब जो ये इक्वेशन है उसमें LMN क्या डिनोट कर रहे हैं, LMN डायरेक्शन कोसाइन डिनोट कर रहे हैं नॉर्मल के, किसके, नॉर्मल के। और यहाँ पे ये नॉर्मल गिवन है, नॉर्मल तो गिवन है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 3i प्लस 5j माइनस 6k और डिस्टेंस कितना है 7। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे जो LMN है वो यूनिट LMN है वो क्या होते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं जो कि ये कंडीशन फॉलो करते हैं। क्या ये कंडीशन फॉलो करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर में। और जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इनका यूनिट वेक्टर निकालो, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 प्लस 25 34 और 36 70। तो आंसर आएगा 70। इट मीन्स इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 70 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3i प्लस 5j माइनस 6k इक्वल टू क्या था, इक्वल टू डिस्टेंस कितना था आपका 7 था। लेकिन अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 70 से। तो आप चाहो तो इतना लिख के छोड़ सकते हो, समझ में आया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। ये अब आपने इसको क्या कर दिया, LX My NZ इक्वल टू D और डिस्टेंस कितना है 7। तो यहाँ पे सिर्फ 7 आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन गिवन नहीं है, बल्कि इक्वेशन हमें क्या करनी है, बनानी है। तो डिस्टेंस कितना है 7। तो आप इस फॉर्म में लिख देंगे 3/√70x 5/√70। यहाँ पे i ना लिख के मुझे x लिखना पड़ेगा। वैसे वेक्टर फॉर्म है कि कार्टेशियन फॉर्म है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर में बदलना है ना, तो वेक्टर में भी चेंज करता हूँ मैं इसे, वेक्टर में इसे चेंज करता हूँ मैं। वेक्टर में क्या करना है आपको, सबसे आपको लिखना है r डॉट n और n की वैल्यू r डॉट, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा 3/70 i कैप 5/70 j कैप और 6/70√70 k कैप इक्वल टू 7। ये है आपकी वेक्टर फॉर्म।
और ऊपर वाली जो इक्वेशन थी आपकी वो थी आपकी कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म ये है और वेक्टर फॉर्म ये है, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। इस केस में हमें क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन इक्वेशन। बहुत ईजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी और सी 3 पार्ट हैं, तो मैं कोई एक पार्ट कर देता हूँ, सी पार्ट। सी पार्ट क्या लिखा है? आर, फिर क्या लिखा है? एस माइनस 2t आई गैप 3 माइनस टी जे कैप 2s प्लस टी के कैप इक्वल टू 15। ठीक है, तो s माइनस 2t आ गया, 3 माइनस टी आ गया और 2s प्लस टी आ गया। इक्वल में 15। अब आपको पता है कि r डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू में d। अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा आपका एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। मतलब कि ये जो आई के साथ है वो एल है, जे के साथ है वो एम है और के साथ है वो एन है। ये इस बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, ये जो आर है, व्हाट इज आर? आर जे एनी जनरल वेक्टर, जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन विच इज एक्स आई वाई जे एंड जेड के। अब सुनिए ध्यान से, आर को एन से मल्टीप्लाई करेंगे। आर की वैल्यू क्या है? एक्स आई वाई जे जेड के डॉट एन। एन की वैल्यू क्या है बेटा? एल आई एम जे एन के इक्वल टू डी। अब डॉट प्रोडक्ट का रूल आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट का रूल आपको पता है क्या होता है? आई से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एल एक्स। इसको इससे करेंगे एम वाई। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि अब इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे? इस आर की जगह क्या ऐड कर लेंगे? एक्स। इस आर की जगह ऐड कर लेंगे एक्स आई वाई जे एंड जेड के। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? एस माइनस 2t एक्स। ठीक है, फिर क्या आएगा? 3 माइनस टी, जे को जे से करेंगे y। समझ रहे हो बात को? और क्या आएगा? 2s प्लस टी जेड इक्वल टू 15। देखो, अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक तो सिंपल है। जहाँ आई जे के आ रहा है वहाँ पे आप एक्स वाई जेड लगा सकते हो, बट अंदर की चीज़ क्या है? मतलब कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आर है दैट इज एनी जनरल पॉइंट एक्स आई वाई जे जेड के, और यूनिट वेक्टर क्या है आपका? एल एम एन। और जब आप एक्स वाई जेड को एल एम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एक्स एम वाई एन जेड आएगा। इसलिए आपको क्या करना है? अब देखो, शुरुआत में तो यही था ना, क्या हो गया? ये एन, लेकिन एन के साथ जो आई था, अब आई की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया। अब वो एक्स आया कहाँ से? वो एक्स आया आर से। समझ रहे हो बात को? वो आर से आया, तो यहाँ पे आर गायब हो गया ना। यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर गायब हो गया, तो इसे नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बेटा ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में आता है, ठीक है ना? 6 मार्क्स में पहले आता था, हो सकता है 4 मार्क्स में आ जाए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और बाद में आपको मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपका सही निकला या नहीं निकला। आप उसकी क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं। तो अब एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 2x प्लस 3y 4 का फर्स्ट पार्ट है। 2x प्लस 3y प्लस 4z
-12 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, मैं फिर से कहता हूँ, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपका ईजी होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आप इसको एक बार ऐसे लिख लो आप, 2x + 3y + 4z इक्वल टू 12। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब यूनिट वेक्टर कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 2x + 3y + 4z को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना आएगा? लेट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आएगा 29। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आएगा? 2/29 x, 3/29 y और 4/29 z इक्वल टू 12/29। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझो कि है क्या इसमें। लेट सपोज आपके पास एक प्लेन है, ये प्लेन है आपके पास, ठीक है, ये प्लेन है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लेन है, ये लेट सपोज आपके पास एक प्लेन है। अब इस बेटा इधर देखो, प्लेन में क्या करेंगे, लेट इस कीजिए कि यहाँ से फुट, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है आपका। ओरिजिन क्या होता है? 0 0 0, और यहाँ पे कोई आपका पॉइंट है, डैट इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और उस पॉइंट को हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे बोलो? x1 y1 z1। इतना बात समझ गए बेटा? इतना समझ में आ गया। और आपको पता है इस प्लेन के नॉर्मल, इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसके यूनिट वेक्टर गिवन है। इस प्लेन के नॉर्मल क्या है? इसका नॉर्मल क्या है? 2x + 3y + 4z इक्वल टू 12। अब एक चीज़ देखो, ये जो नॉर्मल है और जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल की एक कंडीशन होती है कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो x1 - 0, ये जो एक लाइन है, ये लाइन है L और ये लाइन है D। अब आपको पता है, चलो L1 और L2 मान लो, कोई बात नहीं। तो आपको पता है L1 इज पैरेलल विद L2। अब L1 के डायरेक्शन रेशियो बता दो। L1 के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? x1 - 0, y1 - 0 एंड z1 - 0। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1। और L2 के डायरेक्शन रेशियो बता दो, क्या आएगा? 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, 2/29, 3/29, 4/29। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो भी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन मान लो, उनका हम रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? रेशियो क्या आएगा? देखो, ये तो x1 ही आएगा। तो x1 अपॉन में 2/29 बराबर y/3/29 इक्वल टू z/4/29 इक्वल टू, लेट कर लेते हैं कांस्टेंट k। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी? 2/29 के। y1 की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 3/√29 के। और z1 की वैल्यू क्या आएगी? 4/√29 के। इतना समझ में आ गया? तो x1 आ गया, y1 आ गया, z1 आ गया। क्या ये x1 y1 z1 इस प्लेन पे कहीं भी लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, लाई कर रहा है। और जब ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो जो प्लेन की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। और प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x + 3y + 4z इक्वल टू 12। अब क्योंकि ये प्लेन जो है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग?
ये जो x है ना, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2/29, 2/29 k, यहाँ क्या आएगा 3/29 और यहाँ क्या आएगा z की वैल्यू क्या है 4/29 k इक्वल टू में 12। ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी कि आंसर आएगा 29/29 k इक्वल टू में 12। इतना समझ में आ गया। तो k की वैल्यू क्या आएगी 12 मल्टीप्लाई, आप चाहो तो इसे काट दो √29 और k की वैल्यू क्या आएगी, ये समझ में आया। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे भाई, यही तो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यही तो वो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है x1 y1 और z1। तो x1 क्या है आपका, x1 क्या है 2/29 k, तो ये रहा 2/29 k कितना है, यही है, सही लिखा है मैंने। तो आंसर क्या आएगा 24/29 नंबर 1। y1 क्या है, y1 है 3/29 k, तो ये रहा 3/29 k कितना है 12/29, तो कितना आएगा 36/29। और इसी तरीके से z1 क्या आएगा 4/29 k, और k की वैल्यू क्या है 12/29, तो आंसर आएगा 48/29। अब इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए आप, ये तो आगे आपके फुट ऑफ द, ये है आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पेपर में आपको अब इतना लंबा चौड़ा सवाल तो करेंगे नहीं और फिर चेक करेंगे, पता भी नहीं चलेगा सही है गलत है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास सवाल क्या है 2x 3/4z, 2x 3/4z, आप 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इक्वल टू में 29। ये क्या आ गया आपका 29 आ गया। अब आप एक काम कीजिए, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 2 से कितना आ गया 24 और 29 नीचे लिख दो, ये हो गया x। चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल की जगह, जैसे आपके पास है मान लो 3x + 4z 4y + 5z इक्वल टू 13, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे 3x 4y और 5z का क्या निकालेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + में 16 + में 25 इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसके। तो आप एक काम करो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का ये कितना है 3, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से, 13 3 जा 39 और 50 नीचे लिख देना है। दूसरा ये हो गया x1। अब इसी तरीके से y1 निकालेंगे, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करना है 52 अपॉन में 50, ये आ गया y1, और ऐसे z1 निकालना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 13 से और डिवाइड में लिखना है 50। तो ये होगी आपकी ट्रिक, ये है आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, नोट कर लो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्सेप्ट समझने की बात है, बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है डेट पास थ्रू द पॉइंट। तो एक पॉइंट गिवन है, वहाँ पे एक पॉइंट गिवन है और नॉर्मल टू द प्लेन, और प्लेन के क्या है नॉर्मल है, मीन्स हमें यहाँ पे एक प्लेन ऑलरेडी गिवन है, एक प्लेन गिवन है, ठीक है ना। और
डेट पास थ्रू द पॉइंट, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन डेट पास थ्रू द पॉइंट। वो पॉइंट क्या है इसके 1 0 -2, उसके पॉइंट क्या है आपके 1 0 एंड -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, और वो प्लेन के नॉर्मल है I + j - k। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक पॉइंट है, लिसन, आपके पास एक पॉइंट है और एक प्लेन है, एक नॉर्मल है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या जा रहा है, एक नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल की इक्वेशन है और किसकी इक्वेशन है। अब आप एक काम करो छोटा सा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपस में कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, ये दोनों क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट क्या है 1 0 -2, क्या है बेटा 1 0 -2। और एक यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो जिसका नाम है x y और z। और आप सुनो ध्यान से, ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये आपका क्या जा रहा है नॉर्मल जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल और इस लाइन को आप मल्टीप्लाई करोगे, इस नॉर्मल और इस लाइन को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। सुनो ध्यान से, एक काम करो, इसके पॉइंट क्या है x y z। तो आप एक काम करो, AP दिख रहा है आपको, AP के डायरेक्शन रेशो निकालो। डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल आप कैसे करोगे, या आप ऐसे मान लो ये वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे आप x - 1 I डायरेक्शन में, x - 1 कैसे निकाला, देखो ये A है, ये P है, A के पॉइंट क्या है x y z और P के पॉइंट क्या है 1 0 -2, 1 0 -2। और आप इसके क्या निकालोगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा x - 1 लिख दिया, फिर y - 0 और फिर z - 2। ये बात समझ पा रहे हो कि z में से अगर 2 माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एक तीसरी जो इक्वेशन जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, और इसकी इक्वेशन क्या है I + j - k, I + j - k। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या इक्वेशन है देखना एक बार, AP और ये मान लो R है या कुछ भी ले लेते हैं, L ले लेते हैं। तो जब आप AP को L से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। पूछो क्यों, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर क्या आएगा 0। अब AP के वो क्या है, AP के डायरेक्शन रेशो क्या है आपके x - 1 I, y - 0 j और z + 2 k को मल्टीप्लाई करोगे किससे बोलो I j k -k बराबर 0। x - 1 को I से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x - 1, y को j से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा y, और z + 2 को माइनस k से करेंगे तो क्या आएगा -z - 2 बराबर 0। इतना समझ में आ गया। k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, z को 1 से करेंगे -z आ गया, 2 को -1 से करेंगे -2 आ गया। अब ध्यान देना, ये आ गया x, ये आ गया y और ये आ गया z -3 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या आएगी x + y -z = 3। ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म। अब इसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, कैसे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा r डॉट 1
इक्वल टू 3, ये है वेक्टर फॉर्म। समझ में आया? नोट कर लीजिए।